स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल में। यह है पार्ट 5 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस का। मतलब बिजनेस को किन किन सोर्सेस से फाइनेंस मिल सकता है। ये है वीडियो का कंटेंट। अभी तक हम रिटेन अर्निंग, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, लीज फाइनेंसिंग डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर। देखेंगे इसके क्या क्या प्रोज है और कॉन्स है। पब्लिक डिपॉजिट देखते हैं मीनिंग। पब्लिक डिपॉजिट एक टाइप का शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बोरिंग होता है जहां कंपनी कलेक्ट करती है मनी डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। बैंक से लोन लेने के बजाय कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है और ये होता है फिक्स इंटरेस्ट। इसमें फिक्स इंटरेस्ट मिलता है पब्लिक को। ये एक टाइप का अनसिक्योर्ड लोन होता है क्योंकि कंपनी लेती है इन्वेस्टर से फिक्स टाइम पीरियड के लिए। कितना टाइम पीरियड होता है ये फिक्स टाइम पीरियड? मतलब 6 मंथ टू 3 इयर्स। आसान भाषा में समझे तो कंपनी बोरो करती है मनी पब्लिक से और उस पे वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है स्पेसिफिक पीरियड के लिए। इसी को कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। एग्जाम्पल, आपकी एक कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड। आपके कंपनी को 50 लाख की ज़रूरत है बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। आपने पब्लिक को इनवाइट किया ताकि वो डिपॉजिट करे पैसा 2 साल के लिए, वो भी 9% बैच पे। बहुत सारे लोगों ने उनकी जो भी सेविंग थी उन्होंने इन्वेस्ट किया आपकी कंपनी में। ठीक है, 2 साल के बाद आपकी कंपनी दैट इज ABC लिमिटेड ने पे बैक किया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। किसको? डिपॉजिटर को। इसी को कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। अब इसमें देखिए जो कंपनी है वो है बोरोवर। क्यों? क्योंकि वो पैसा बोरो कर रही है पब्लिक से। और पब्लिक कौन है? लेंडर या डिपॉजिटर। क्यों? क्योंकि वो कंपनी में पैसा डिपॉजिट कर रही है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है तो पब्लिक के पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है कंपनी में? इसका आंसर ये है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जो भी पब्लिक कंपनी में पैसा डिपॉजिट करती है तो कंपनी उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में लेंडर का नाम रहता है, कंपनी का नाम रहता है, कितना मनी बोरो किया गया है उसके बारे में जानकारी रहती है, कितना इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज है उसके बारे में जानकारी रहती है, कितने सालों के लिए या कितने महीनों के लिए मनी डिपॉजिट है उसके बारे में जानकारी होती है। क्लियर? फीचर्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट होता है शॉर्ट और मीडियम पीरियड के लिए। अब शॉर्ट और मीडियम पीरियड कितना होता है? 6 महीने से 3 साल। सेकेंड, पब्लिक डिपॉजिट कलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम जनरल पब्लिक। इसमें बैंक का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। थर्ड, पब्लिक डिपॉजिट में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। कौन देता है? कंपनी देती है। किसको देती है? डिपॉजिटर को। जिसने पैसा डिपॉजिट किया है कंपनी में उनको पैसा मिलता है, उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फोर्थ, कंपनी एक्ट और RBI गाइडलाइन के थ्रू पब्लिक डिपॉजिट को रेगुलेट किया जाता है। फिफ्थ, पब्लिक डिपॉजिट एक अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड मतलब कंपनी जब पैसा लेती है, बोरो करती है पब्लिक से, तो कंपनी को कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी को कहते हैं अनसिक्योर्ड। एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। फर्स्ट है इजी टू रेज फंड। कंपनी के लिए बहुत इजी है जनरल पब्लिक से फंड रेज करना। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता है जो कि बैंक में देखने को मिलता है। अगर कंपनी ने बैंक से लोन ली रहती तो वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है जो कि पब्लिक डिपॉजिट में नहीं होता है। तो ये एक इजी वे है फंड को रेज करने का और कन्वीनियंट भी है। सेकेंड, लोअर कॉस्ट कंपेयर टू द बैंक लोन। अगर कंपनी बैंक से लोन ली रहती तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है।
लेकिन पब्लिक डिपॉजिट में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कम इंटरेस्ट देना पड़ता है एज कम्पेयर टू बैंक लोन, इसीलिए लोअर कॉस्ट। थर्ड, नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। कंपनी को फंड रेज करना है तो वो शेयर भी इशू कर सकते हैं, लेकिन अगर शेयर इशू करेंगे तो वहाँ पे ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको ओनर भी कहा जाता है कंपनी का। क्लियर? लेकिन पब्लिक डिपॉजिट में ऐसा नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट में क्या होता है, कंपनी बोरो करती है पैसा और उनको इंटरेस्ट के साथ फिर पैसा लौटा देती है, तो इसमें ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन रीपेमेंट। आपकी कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया है, ठीक है, 1 साल के लिए। अब चाहे तो आपकी कंपनी वो पैसा 6 महीने के अंदर भी लौटा सकती है, या तो 1 साल में दे दें, या तो दूसरे साल में भी दे सकती है। इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन रीपेमेंट, ठीक है। अब जितने टाइम के बाद कंपनी पैसा देंगी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट पब्लिक को मिलेगा। क्लियर? फिफ्थ, इम्प्रूव पब्लिक कॉन्फिडेंस। कोई भी पब्लिक कंपनी में पैसा कब डिपॉजिट करती है? जब पब्लिक का ट्रस्ट हो उस कंपनी में, जब गुडविल अच्छी हो मार्केट में कंपनी का, तब। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है और रिलेशनशिप बढ़ती है। किसके साथ? इन्वेस्टर के साथ और कस्टमर के साथ। क्लियर? डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। फर्स्ट है लिमिटेड पीरियड एंड अमाउंट। कंपनी एक्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है पीरियड और अमाउंट को पब्लिक डिपॉजिट में। आपकी कंपनी को 5 साल के लिए फंड चाहिए तो पब्लिक डिपॉजिट यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है पीरियड को, मैक्सिमम 3 साल हो सकता है पब्लिक डिपॉजिट में। सो लॉन्ग टर्म के लिए पब्लिक डिपॉजिट आपकी कंपनी के लिए यूजफुल नहीं है। सेकेंड, अनसिक्योर्ड एंड रिस्की फॉर डिपॉजिटर्स। आपकी कंपनी में पब्लिक पैसा डिपॉजिट कर रही है, लेकिन आपकी कंपनी कुछ भी कोलेटरल नहीं रख रही है डिपॉजिटर के पास। अगर आपकी कंपनी को लॉस हो गया या बैंकरप्ट हो गई तो डिपॉजिटर का पैसा आपकी कंपनी कैसे देगी वापस? तो ये डिपॉजिटर के लिए बहुत रिस्की है और अनसिक्योर्ड भी है। थर्ड, हैवी लीगल फॉर्मेलिटीज। एमसीए गाइडलाइंस पूरा करना पड़ता है कंपनी को। एमसीए गाइडलाइंस मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, उनकी गाइडलाइंस होती है जो कंपनी को पूरा करना पड़ता है। इसमें जो डिपॉजिट वाला अमाउंट है उनका एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो मेंटेन करना पड़ता है, और जो भी गाइडलाइंस है, जो भी प्रोसीजर है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं, कॉम्प्लाई नहीं करते हैं, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टीज लगती है। क्लियर? फोर्थ, नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंपनी। देखिए, अगर पब्लिक को पैसा डिपॉजिट करना है ना, तो वो रेपुटेड कंपनी में ही डिपॉजिट करती है, क्योंकि उनका ट्रस्ट रहता है उस पर। न्यू कंपनी में नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको उस कंपनी के बारे में जानकारी नहीं रहती है। सो ये न्यू कंपनी के लिए पब्लिक डिपॉजिट सुटेबल नहीं है। फिफ्थ, रीपेमेंट प्रेशर। कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, उनको पब्लिक का जो डिपॉजिट पैसा है वो रीपे करना है, और साथ में इंटरेस्ट भी देना है, वो भी टाइम पे। ठीक है, इस वजह से ही फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट होता है कंपनी में, जो अफेक्ट करता है लिक्विडिटी को। क्लियर? कमर्शियल पेपर देखते हैं मीनिंग। कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है जो कि इशू किया जाता है बाय रेपुटेड और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी द्वारा। क्यों इशू किया जाता है? ताकि फंड रेज किया जा सके इन्वेस्टर से। जब भी कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना हो तो कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर मतलब क्या? कंपनी को सैलरी देना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को, लेबर को वेजेस देना पड़ता है, मटेरियल परचेस करना पड़ता है, ठीक है, रॉ मटेरियल। सो ये जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होते हैं, जो भी शॉर्ट टर्म खर्चे होते हैं, इनको पूरा करने के लिए कमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा। कौन सी कंपनी? रेपुटेड और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी। कमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है डिस्काउंटेड प्राइस में और रिडीम किया जाता है फेस वैल्यू में। अब ये फेस वैल्यू क्या होती है, डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है, ये मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, कमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है फिक्स शॉर्ट पीरियड के लिए। कितना शॉर्ट पीरियड? 90 डेज टू
364 days. क्लियर? एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स लिमिटेड चाहता है 50 करोड़ रेज करना 6 महीने के लिए, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल परचेस करना है। बैंक से लोन लेने के बजाय टाटा मोटर्स कमर्शियल पेपर इशू करता है जिसका वर्थ है 50 करोड़, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में। ठीक है। जो भी इन्वेस्टर इनको परचेस करता है उनको वो 48 करोड़ में मिलता है। 6 महीने के बाद टाटा मोटर्स रीपे करता है फुल 50 करोड़ टू द इन्वेस्टर। जो 2 करोड़ का डिफरेंस है वो इन्वेस्टर की इनकम बन जाती है। ठीक है। जो 50 करोड़ का वर्थ था कमर्शियल पेपर का, ये है फेस वैल्यू, और जो डिस्काउंटेड प्राइस में इन्वेस्टर ने परचेस किया है वो है 48 करोड़, और जो इनका डिफरेंस है 2 करोड़ वो इन्वेस्टर की इंटरेस्ट इनकम बन गई। क्लियर? फीचर्स ऑफ कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब कंपनी को कुछ भी कोलैटरल नहीं रखना पड़ता है इन्वेस्टर के पास। कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है एक रेपुटेड और बड़ी कंपनियों के द्वारा। ठीक है। और इसे अप्रूव किया जाता है आरबीआई। कंपनी को जब भी कमर्शियल पेपर इशू करना होता है तो उनको आरबीआई की परमिशन लेना पड़ता है। कमर्शियल पेपर मिनिमम 7 डेज मैक्सिमम 1 ईयर के लिए इशू होता है, और ये मल्टीपल ऑफ 5 लाख में इशू होता है। मतलब कोई भी कमर्शियल पेपर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसे मल्टीपल में इशू होता है। इशू एट डिस्काउंटेड एंड रिडीम एट फेस वैल्यू। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि 50 करोड़ फेस वैल्यू थी कमर्शियल पेपर की, और डिस्काउंटेड प्राइस मतलब 48 करोड़ में इन्वेस्टर को वो मिला, और जो भी डिफरेंस था 2 करोड़ का वो इन्वेस्टर की इनकम हो गई। ठीक है। ट्रेडेबल इन द सेकेंडरी मार्केट बिफोर मैच्योरिटी। किसी ने भी कमर्शियल पेपर खरीदा होगा तो उसको बेच भी सकता है। ठीक है। इसी को कहते हैं ट्रेडेबल। एडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल पेपर। फर्स्ट है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करके फंड रेज करती है, ये चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंट रेट है, जो इंटरेस्ट होता है वो लोअर होता है एज कंपेयर टू बैंक लोन। सेकेंड, नो कोलेटरल रिक्वायर्ड। कंपनी को कुछ भी कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइक प्रॉपर्टी, मशीनरी और इन्वेंटरी। विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी कंपनी फंड रेज करती है थ्रू कमर्शियल पेपर। थर्ड, क्विक एंड फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फंड। जल्दी मिल जाता है ये फंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। जैसे कि बैंक से अगर लोन लेने जाओ तो वहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, वैसे कमर्शियल पेपर में देखने को नहीं मिलती है। जब भी कंपनी को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है वो कमर्शियल पेपर इशू करती है, और विद इन अ फ्यू डेज उनके पास फंड रेज हो जाता है। यही है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी जो कि कंपनी को देखने को मिलता है जब कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है। क्लियर? फोर्थ, इन्हेंसेस कॉर्पोरेट इमेज। ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और रेपुटेड है उनको ही अलाउड होता है कमर्शियल पेपर को इशू करना। जो कंपनी कमर्शियल पेपर को इशू करती है इसका ही मतलब ये है कि उनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है मार्केट में वो बहुत स्ट्रांग है, जो कि इंप्रूव करती है मार्केट रेपुटेशन और बिल्ड करती है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। फिफ्थ, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर के पास लिक्विडिटी कैसे आएगी? देखिए, इन्वेस्टर ने कमर्शियल पेपर खरीदा है, और खरीदने के बाद इन्वेस्टर के पास जो पैसा था वो गया है कंपनी के पास। अब इन्वेस्टर को बिफोर मैच्योरिटी पैसों की जरूरत आ पड़ी तो इन्वेस्टर उस कमर्शियल पेपर को आगे सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं। बेचने के बाद क्या होगा? इन्वेस्टर के पास पैसा आएगा, लिक्विडिटी आएगा। इसीलिए प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर। क्लियर? डिसएडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल पेपर। फर्स्ट है अवेलेबल ओनली टू रेपुटेड कंपनी। ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, रेपुटेड है और उनकी रेटिंग बहुत हाई है, बस ऐसी ही कंपनी को अलाउड है कमर्शियल पेपर इशू करना। जो छोटी कंपनी है या न्यू कंपनी है वो फंड रेज नहीं कर सकती है थ्रू इशूइंग कमर्शियल पेपर। सेकेंड, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत है तो कमर्शियल पेपर उनके लिए सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल पेपर का जो पीरियड है वो मैक्सिमम 1 साल का है, इसीलिए।
थर्ड, मार्केट डिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट। कमर्शियल पेपर ये मार्केट डिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट है। अगर इन्वेस्टर को मार्केट में कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन मिलता है तो वो उधर इन्वेस्ट करते हैं, ना कि कमर्शियल पेपर में। क्लियर। फोर्थ, रीफाइनेंसिंग रिस्क। सो जब भी कमर्शियल पेपर का ड्यूरेशन मैच्योर होता है तो कंपनी को वो पैसा इन्वेस्टर को वापस करना पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड ही नहीं रहा तो वो इन्वेस्टर को पैसा कैसे वापस देगी। इसीलिए कंपनी न्यू कमर्शियल पेपर इशू करती है ताकि वो पुराने इन्वेस्टर को पैसा दे सके। इसी को कहते हैं रीफाइनेंसिंग रिस्क। और ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ने जो न्यू कमर्शियल पेपर इशू किया है वो इन्वेस्टर खरीदेगी, क्योंकि मार्केट में अगर डिमांड ही लो है तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम तो कंपनी में आएगी। क्लियर। फिफ्थ, नो सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कमर्शियल पेपर खरीदते हैं और पैसा कंपनी के पास आता है। अब कंपनी फेल हो गई रिपे करने में या कंपनी को लॉस ही हो गया तो इन्वेस्टर को कौन पैसा देगा। सो यहाँ पे कोई भी एसेट या कोलेटरल कंपनी के द्वारा नहीं रखी जाती है, इसीलिए नो सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टर। थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।